आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी बहुत ही शानदार एक बुर्के की वजह से जो परेशानियां पैदा होती हैं वो इस कहानी में दिखाया गया है। ज़हीर नाम के एक नौजवान लड़के को अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस घर में 3 लड़कियां हैं, तीनों बुर्के का इस्तेमाल करती हैं। और फिर उसके बाद जो इसमें माथापच्ची होती है, जो नौटंकी होती है, वो आपको इस कहानी में आगे सुनने को मिलेगा। तो कहानी सुनिए। ज़हीर जब 3rd ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश खुश वापस आया कि 3rd ईयर में ये उसका पहला दिन था। ज्यों ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्का पोश लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई 1000 लड़कियां देखी थीं, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं सीधे उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा मनिश नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी ज़ात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता दोहराने में मशरूफ हो गए। यूँ तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं, उसकी हम जमात, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज़ जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशआर के मानी उसके जहन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने सबसे पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए ये सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है, उसकी माँ ने कहा। मुहाजिर हैं हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी वो उम्र के हाथों माजूर थी। अब 3 बहनें और 1 भाई हैं। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है, उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पर है। ज़हीर को तीनों बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कंधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद नहीं आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उनकी मुठभेड़ न हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो न आई। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता है कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज़ से वास्ता पड़ता है, जो घबराया वो गया। चुनांचे ज़हीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्का पोश लड़की बैठी थी। उसका कयास बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। तांगा रुका, ज़हीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के हाथ में किताबें थीं। दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी, मगर तांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी, पलटकर उसने तांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? तांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा,
یہ 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा। मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। तांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे ये सुनकर जहीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ एक मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो भी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपटी पर इस जोर से मारा कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई, मुखातिब हुआ। आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट इस तांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का तांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने तांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्का पोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की ठोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक उस बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तिफसार किया कि उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था, चुनांचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक तवील खत लिखा और तहैया कर लिया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए। नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने ये समझा था कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रुक्का पढ़कर जहीर की बाँछें खिल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड नहीं किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन की मुठभेड़ नहीं हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रौनक से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबा है। दिन गुजरते गए, मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज याद आते थे जिसमें लिखा हुआ था, मुझे अपनी लौंडी समझिए।
ظہیر نے اس دوران میں کئی خط لکھے اور پھاڑ ڈالے۔ وہ چاہتا تھا کہ مناسب و موزوں الفاظ میں یاسمین سے کہے کہ اس نے بدتمیز کہہ کر اس کی اور اس کی محبت کی توہین کی ہے، مگر اسے ایسے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ وہ خط لکھتا تھا مگر جب اسے پڑھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ درست ہے۔ ایک دن جبکہ وہ باہر سڑک پر اپنی سائیکل کے آگے پہیے میں ہوا بھر رہا تھا، ایک لڑکا آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر بھاگ گیا۔ ہوا بھرنے کا پمپ ایک طرف رکھ کر اس نے لفافہ کھولا۔ ایک چھوٹا سا رکا تھا جس میں یہ چند سنتریں مرقوم تھیں۔ آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئے؟ محبت کے اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خیر، آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، آپ کی کنیز آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ظہیر چکرا گیا۔ اس نے یہ رکا بار بار پڑھا۔ سامنے دیکھا تو یاسمین تانگے میں سوار ہو رہی تھی۔ سائیکل وہیں لٹا کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ تانگا چلنے ہی والا تھا کہ اس نے پاس پہنچ کر یاسمین سے کہا، تمہارا رکا ملا ہے، خدا کے لیے تم اپنے کو کنیز اور لونڈی نہ کہا کرو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یاسمین کے برقعے کی نقاب اچھلی۔ بڑے غصے سے اس نے ظہیر سے کہا، بدتمیز کہیں کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں آج ہی تمہاری ماں سے کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑتے ہو۔ تانگا چل ہی رہا تھا، تھوڑی دیر میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ظہیر رکا ہاتھ میں پکڑے سوچتا رہ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ معشوقوں کا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ سرے بازار اس قسم کے مظاہروں کو پسند نہیں کرتے۔ خط و کتابت کے ذریعے ہی سے طریقہ ہے کہ ساری باتیں طے ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس نے دوسرے روز ایک طویل خط لکھا اور جب وہ کالج سے واپس آ رہا تھا، ٹانگے میں یاسمین کو دیکھا۔ وہ اتر کر کرایہ ادا کر چکی تھی اور گھر کی جانب جا رہی تھی۔ خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ ایک نظر اس نے اپنے برقعے کی نقاب میں سے ظہیر کی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ ظہیر نے محسوس کیا کہ وہ اپنی نقاب کے اندر مسکرا رہی تھی اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ چنانچہ دوسرے روز صبح جب وہ سائیکل نکال کر کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے یاسمین کو دیکھا۔ شاید وہ ٹانگے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ داہنے ہاتھ میں کتاب پکڑے تھی، بایاں ہاتھ جھول رہا تھا۔ میدان خالی تھا، یعنی اس وقت بازار میں کوئی آمد و رفت نہ تھی۔ ظہیر نے موقع غنیمت جانا، جرت سے کام لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ جو کہ جھول رہا تھا پکڑ لیا اور بڑے رومانی انداز میں اس سے کہا، تم بھی عجیب لڑکی ہو، خطوں میں محبت کا اظہار کرتی ہو اور بات کرے تو گالیاں دیتی ہو۔ ظہیر نے بمشکل یہ الفاظ ختم کیے ہوں گے کہ یاسمین نے اپنی سینڈل اتار کر اس کے سر پر دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیا۔ ظہیر بوکھلا گیا۔ یاسمین نے اس کو بے شمار گالیاں دیں مگر وہ بوکھلاہٹ کے باعث نہ سن سکا۔ اس خیال سے کہ کوئی دیکھ نہ لے وہ فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹا، سائیکل اٹھائی اور قریب تھا کہ اپنی کتابیں وغیرہ اسٹینڈ کے ساتھ جمع کر کالج کا رخ کرے کہ تانگا آیا۔ یاسمین اس میں بیٹھی اور چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کی سانس لی۔ اتنے میں ایک اور برقع پوش لڑکی نمودار ہوئی، اسی گھر میں سے جس میں سے یاسمین نکلی تھی۔ اس نے ظہیر کی طرف دیکھا اور اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا، مگر ظہیر ڈرا ہوا تھا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ ظہیر نے اس کا اشارہ نہیں سمجھا تو وہ اس سے قریب ہو کے گزری اور ایک رکا گرا کر چلی گئی۔ ظہیر نے کاغذ کا وہ پرجا اٹھایا، اس پر لکھا تھا، تم کب تک مجھے یوں ہی بیوقوف بناتے رہو گے؟ تمہاری ماں میری ماں سے کیوں نہیں ملتی؟ آج پلازا سنیما پر ملو، پہلا شو 3 بجے۔ پروین۔ تو یہ کہانی تھی بڑے ہی کنفیوژن کی کہ لڑکا کسی اور لڑکی کو اپنی معشوقہ سمجھ رہا تھا، چٹھی کسی اور کو دے رہا تھا، لڑکی کچھ اور سمجھ رہی تھی، ایک لڑکی سوچ رہی تھی یہ میرے اوپر ایسے ڈورے کیوں ڈال رہا ہے۔ آئی گیس شاید ٹوئنس تھیں، کیونکہ اگر ہم عمر بھی ہوتی تھوڑا بہت بھی فرق ہو سکتا ہے، ٹوئنس رہی ہوں، ہے نا، ایک ہی جیسی تھیں، بٹ جنرلی برقعے میں پہچاننا بڑا مشکل کام ہے کسی کو بھی۔ بٹ کچھ لوگ تو ایسے شاطر ہوتے ہیں نا کہ وہ آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے یا دوسری لڑکی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ بڑی ہی ہاسیہ پرت کہانی تھی، مطلب ہنسی آ رہی تھی کہ حالانکہ جب کہانی ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا تو کلیئر تھا، ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ آخر ظہیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس کو چٹھی دے رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔